नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 110 के चैप्टर नंबर 7 की बात करने जा रहे हैं। जहां हमारे चैप्टर का नाम है वैश्विक राजनीति और पर्यावरण। जहां इस चैप्टर से जो प्रमुख प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि पेरिस जलवायु समझौता क्या था तथा भारत की इस समझौते के प्रति क्या प्रतिबद्धता थी। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। इससे पहले यदि आपने पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है और चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियाँ। देखिए, जब हम 20वीं शताब्दी की बात करते हैं तो हम सभी को पता है इस दौरान दो बड़े विश्व युद्ध हुए थे। जहाँ पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 और दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45, यानी कि 39 to 45। दो युद्धों के बाद दुनिया शीत युद्ध में उलझ गई। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा, वो मुद्दा ये उठा कि हर एक देश का विकास कैसे किया जाए। हर एक देश, चाहे वो छोटा देश हो बड़ा देश हो, हर एक व्यक्ति अपने अपने विकास की प्लानिंग कर रहा है, आर्थिक विकास को तेज करने की बात कर रहा है। विकासशील देश भी ये सोच रहे हैं कि हम विकास कैसे करें, अपने आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दें। तो यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के सामने जो सबसे बड़ी बात आई, जिसमें सभी देशों की भागीदारी थी, वो भागीदारी ये थी कि विकास को कैसे किया जाए। विकास का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों, बल्कि ये भी था कि लोगों को खुशहाली बढ़े, लोगों की पसंद बढ़े, लोगों को चुनने की आज़ादी मिले, लोग आगे बढ़ सके, व्यक्तियों की समृद्धि हो, हर एक व्यक्ति अपनी मनपसंद आवश्यकताओं को पूरी कर सके, दुनिया की अर्थव्यवस्था आगे की ओर जाए। लेकिन जैसे जैसे विकास आगे बढ़ने लगा, व्यापार होने लगा, वैश्वीकरण होने लगा, विश्व व्यापार के जरिए जुड़ने लगा, नई नई चीज़ों का निर्माण होने लगा, बड़े पैमाने पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फैलने लगी। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर मशीनरी का निर्माण होने लगा, टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा, उद्योगवाद हुआ, अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ी, रोजगार के अवसर भी बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ समस्या ये थी कि बड़े पैमाने पर लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है और परिणामतः ये होता है कि विकसित देश प्रॉफिटेबल हो जाते हैं और अल्प विकसित देशों को लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि अल्प विकसित देशों में रोजगार उतनी तेज गति से नहीं बढ़ रहा जितनी तेज गति से मशीनीकरण बढ़ रहा था। विकासशील देशों में गहरा संकट आ गया है, मंदी जैसी समस्याएं, और सबसे बड़ी समस्याएं ये रही कि जो विकास अंधाधुंध हो रहा था, अंधाधुंध संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा था। ऐसे में समस्या ये आई कि बहुत सारी चीज़ें लुप्त होने की कगार पर हैं, और वो चीज़ें थी हमारे पर्यावरण से संबंधित, चाहे वो हमारी वन संपदा हो, चाहे वो हमारी खनिज संपदा हो, चाहे जलीय जीव जंतु हो, चाहे वन्य जीव जंतु हो, एंड सो मोर। तो ऐसे में आर्थिक विकास किस प्रकार से पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से जुड़ा हुआ है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। तो जहाँ हमने ये पढ़ा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हर एक देश कहाँ जा रहा है, विकास के रास्ते पर जा रहा है, अंधाधुंध विकास की दौड़ में शामिल होना चाह रहा है। तो ऐसे में पर्यावरण संबंधी चुनौतियां भी दूसरी तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जितनी तेज गति से विकास होगा उतनी ही ज़्यादा कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ेगी। ऐसा इंट्रोडक्शन दिया है इस पैराग्राफ में। चैप्टर में आगे ये बताया गया है, जब पर्यावरण दूषित हो ही चुका है, पर्यावरण में समस्याएं आई चुकी हैं, ओजोन परत में क्षय हो रहा है, संसाधन तेजी से घट रहे हैं, जंगल लुप्त हो रहे हैं, नदियाँ सूखती जा रही हैं, पशु लुप्त होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं, गंभीर संकट आ रहा है। यही हमारे जीवन की आज कड़वी सच्चाई है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ओजोन परत क्षय, ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव, आने वाले समय में समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा। ऐसी बार बार हमारे को चेतावनियाँ दी जा रही हैं। तो ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर, यानी कि देश के लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व की राजनीति को कंट्रोल करने के लिए, पूरे विश्व में समस्याओं को हल करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया दूसरे विश्व युद्ध के बाद, और उस संगठन का नाम था संयुक्त राष्ट्र है, जहां इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। ये संगठन पर्यावरण पर क्या काम कर रहा है, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है। जहां पर 1972 में पहली बार स्टॉकहोम में पर्यावरण चिंता के प्रति बहुत सारे देश इकट्ठे होते हैं, जिसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। यानी कि पर्यावरणीय चिंताओं पर स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित होता है, जिसमें जो कि 5 जून से 16 जून 1972 तक चलता है। 114 देश इसमें भाग लेते हैं और 1200 प्रतिनिधि इसमें आते हैं।
यहाँ दो राष्ट्रों के प्रमुख स्वीडन के ओलाफ पामे और भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी भी भाग लेती हैं। सम्मेलन में 26 सिद्धांतों का एक घोषणा पत्र लाया जाता है, लेकिन ये लोगों पर बाध्यकारी नहीं है, यानी कि आप इसे फॉलो करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं है। विकासशील और विकसित देश दोनों के लिए हितों की बात की गई। इसमें राज्यों के अधिकारों पर जोर दिया गया, संसाधनों की सुरक्षा की बात की गई, विकास को संतुलित बनाने की बात की गई पर्यावरण के हिसाब से। लेकिन ये सारी बातें ना सिर्फ बातें ही रह गई, ये सिद्धांत अपनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। हालांकि फिर भी सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही स्टॉकहोम सम्मेलन की कि पूरे विश्व का ध्यान उन समस्याओं की ओर गया जिन समस्याओं की ओर इससे पहले नहीं गया, और वो समस्याएं थी पर्यावरणीय समस्याएं। यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन उतना तो नहीं कर पाया जितना इसे करना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की ओर, पर्यावरणीय समस्याओं की ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान आकर्षित करवाया। और उसी दौरान भारत में घटनाएं घटी, चिपको आंदोलन, और उसके बाद लगातार पर्यावरणीय आंदोलन भारत में चलते गए और चलते गए। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद जो पूरे विश्व में दिखा वो ये दिखा कि डंपिंग यानी कूड़े कचरा, प्रजातियों की समस्याएं, प्रदूषण पर जो समझौते होते इस पर लगातार पॉजिटिव एक्शन लिए गए। 1972 में लंदन डंपिंग कन्वेंशन हुई। जहाज़ों से जो प्रदूषण निकलता है उसकी रोकथाम के लिए 1973 में एक सम्मेलन हुआ। विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन 1973 हुआ। इसी प्रकार से ओजोन परत में संरक्षण के लिए 1985 में वियना सम्मेलन हुआ। खतरनाक कचरे के लिए जो सम्मेलन हुआ वो 1989 में हुआ। ये कुछ चीज़ें थीं जो स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई, जिसने ये दिखाया कि पूरा विश्व पर्यावरण के प्रति चिंतित है। आगे चलकर यूएनओ की महासभा ने सन 2000 में सतत विकास के लिए बात की, यानी कि आने वाली पीढ़ियों के विकास की बात की। आगे चलकर एक आयोग बनाया गया, बर्टलैंड आयोग, जिसको ये काम दिया गया कि वो पर्यावरणीय समस्याओं को पहचाने और उसके संरक्षण का उपाय बताए। और इसने अपनी एक रिपोर्ट दी 1987 में, और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था, टाइटल था, वो था आवर कॉमन फ्यूचर। समय बीता और 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ, जिसे हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। ये 3 जून से 14 जून तक 1992 में हुआ। इस सम्मेलन में ये बात की गई, लगभग 178 देशों के प्रतिनिधि और 1400 से भी अधिक आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त एनजीओ शामिल हुए, और बड़े बड़े पत्रकार भी इसमें शामिल हुए। सम्मेलन में ये कहा गया कि बड़े पैमाने पर ये तो बात सिद्ध है कि पृथ्वी दूषित हो रही है, हमारी प्रकृति का नाश हो रहा है, और इसे बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इसके लिए एजेंडा 21 और वनों को बचाने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। एजेंडा 21 मतलब 21वीं शताब्दी का विकास कैसे किया जाए। इसमें यह भी कहा गया कि हर एक देश कार्बन को कम करेगा, कार्बन उत्सर्जन कम करेगा, विकास का पैमाना ऐसा होगा जो पर्यावरण के हिसाब से हो। गरीबी को खत्म करने के लिए हम काम करेंगे, महिलाओं के विकास की बात करेंगे, मानव स्वास्थ्य की बात करेंगे, भूमि संसाधनों की बात करेंगे, जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उस भूमि के विकास की बात करेंगे, सूखे को समाप्त करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे, स्थायी कृषि होगी, बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, महासागर के ताज़ा जल को बचाएंगे, जल प्रबंधन करेंगे। ये सब बातें एजेंडा 21 में रखी गई, लेकिन ये भी गैर बाध्यकारी समझौता था, यानी कि इसे भी आप फॉलो करो ना करो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी प्रकार से समय समय पर यूएनओ की महासभा ने विशेष सत्र आयोजित किए और पर्यावरण के लिए अपने जो भी प्रयास थे उस प्रयास के ऊपर लोगों को जागरूक किया। यानी कि पर्यावरण संरक्षण पर यूएनओ ने कुल मिलाकर बहुत सारी बैठकें की, बहुत सारे सम्मेलन किए, और पूरे विश्व को ये दिशा निर्देश जारी किए कि पूरा विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी अपनी तरफ से प्रयास करे, क्योंकि ये बिना पूरे विश्व के एक साथ हुए नहीं हो सकता। अब बात आती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वो कौन से संस्थान हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सबसे पहला संस्थान है वो है यूएनईपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूएनईपी का गठन 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुआ। इसका काम ये था कि ये पूरे विश्व के पर्यावरण परिवर्तनों का समय समय पर आकलन करे। देखिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। तो यूएनईपी क्या है? यूएनईपी जो संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई? 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद। इसका काम ये था कि पर्यावरण के प्रति जितनी भी घटनाएं उनका आकलन करे, अपनी रिपोर्ट दे और सुझाव भी दे कि इसे रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ऐसे में यूएनईपी सरकारी और बहुत सारे एनजीओ सेक्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है और ये पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। इसने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, जैसे कि जैव विविधता खत्म हो रही है, बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, ओजोन परत में जो क्षय हो रहा है ये भी यूएनईपी की उपलब्धि है जो कि उसने हमें बताया है। बड़े पैमाने पर मरुस्थलीकरण यानी कि पहले के मुकाबले उपजाऊ क्षमता ज़मीन की कम होती जा रही है, और बहुत सारे जहरीले जो कचरा है
वो बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो ये यूएनईपी का महत्वपूर्ण काम है जो वो काम करती है। यूएनईपी सचिवालय कार्यकारी निरीक्षक के मार्गदर्शन में काम करता है और जो यूएनओ का एक अंग है सामाजिक आर्थिक परिषद, उसके साथ मिलकर ही अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। पर्यावरण से संबंधित जितने भी समझौते हैं उसमें उन समझौतों को ये सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ साथ जितनी भी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है वो इसके अंडर में ही की जाती हैं। आगे एक और संस्था है CASD, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक कमीशन बनाया गया है। ये रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के बाद आया था। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के बाद ये महसूस किया गया कि पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य यूएनईपी पूरा नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में हमें एक नया संगठन बनाना चाहिए, क्योंकि यूएनईपी उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा जितने अच्छे से करना चाहिए। तो ऐसे में एक संस्था की स्थापना की गई CSD, यानी कि सतत विकास पर आयोग। इसका भी काम वही था जो यूएनईपी का काम था, कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने प्रयास करे और साथ ही साथ प्रत्येक देश को ये कहे कि वो अपने बजट का एक हिस्सा पर्यावरण संरक्षण पर खर्च करे। इसके साथ साथ गरीबी को समाप्त करना, उत्पादन को बढ़ावा देना CSD का प्रमुख मुद्दा है। इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़े विषय है ये। पानी, स्वच्छता और मानव पुनर्वास पर यह ध्यान केंद्रित करता है। आयोग का काम यूएनईपी से मिलता जुलता है और वो ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे ही एक और संस्था बनाई गई, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, GEF। देखिए जितने भी संस्थान होंगे बस आपको इनके नाम याद रखने हैं, काम सबके पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड ही होंगे। तो नवंबर 1990 में विश्व बैंक, UNDP और UNEP, यानी कि विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन 3 संस्थाओं ने मिलकर GEF यानी कि वैश्वीकरण पर्यावरण सुविधा पर एक संगठन बनाया। और इस संगठन का काम ये था कि ये उन परियोजनाओं के लिए बजट लाए, उन कार्यक्रमों के लिए बजट लाए जिनका उद्देश्य हो कि नई नई टेक्नोलॉजियों का विकास किया जाए जो हमारे संसाधनों को बचाएं। यानी कि GEF का उद्देश्य था इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की सहायता से पर्यावरण को बचाना, नए नए रिसर्च करना ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। और इसके लिए 3 एजेंसियां इसे वित्त देंगी, 3 एजेंसियां बजट देंगी। कौन कौन सी एजेंसियां? विश्व बैंक, UNDP, UNEP। जहां विश्व बैंक ये सुनिश्चित करेगा कि परियोजनाओं में निवेश कैसा हो, और यही इसका खजाना है। अधिकांश परियोजनाएं इंटरनेशनल लेवल पर हैं। ऐसे में इनका वित्त पोषण उन देशों के हाथ में होता है जिन देशों में ये परियोजनाएं चलाई जाएंगी, और GEF इसी के लिए काम कर रहा है। सुधारों की आवश्यकता क्यों है? तो हमें ऑलरेडी पता है सुधारों की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि पर्यावरण बिल्कुल ऐसी कगार पर आ चुका है कि अगर हमने इस समय रहते नहीं बचाया तो आने वाले समय में हम नहीं बचेंगे। आगे चैप्टर में जो बात की गई है वो भी हमें पता है कि विश्व में पर्यावरण से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं। इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम सभी जानते हैं हमारे लिए पर्यावरण कितना ज़्यादा जरूरी है, और पर्यावरण संरक्षण और भी ज़्यादा जरूरी है। पर्यावरण में लगातार गिरावट आ रही है और इसके निगेटिव इफेक्ट हम सब पर पड़ रहे हैं। ऐसे में हर एक देश पर्यावरण को बचाने की बात करता है, लेकिन जब साल बीतता है और अंत में सब लोग फिर से यूएनओ की महासभा में इकट्ठे होते हैं तो समस्या वही रहती है कि पहले के मुकाबले पर्यावरण और भी ज़्यादा प्रदूषित हुआ है। तो ऐसे में वो कौन सी समस्याएं हैं जो आज भी लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं? तो पहली समस्या ओजोन परत में क्षय, दूसरी समस्या है जलवायु परिवर्तन, तीसरी समस्या है अत्यधिक वनों की कटाई। अब वनों की कटाई होगी तो बहुत सारे जीव जंतु भी विलुप्त होंगे, इसके साथ साथ बहुत सारे वन उत्पाद भी विलुप्त होंगे। जमीन का मरुस्थलीकरण हो रहा है, भूमि का मरुस्थलीकरण हो रहा है, उपजाऊ क्षमता कम हो रही है और बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। लगातार बहुत सारे जीव जंतु क्या हो गए? विलुप्त हो गए हैं। तो उनके संरक्षण के लिए भी काम करना चाहिए। ताज़ा जल कम है तो मछली उत्पादन भी कम होगा, और राष्ट्रीय संसाधन जितने भी हैं, हमारे समुद्री संसाधन जितने भी हैं, इनका संरक्षण भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पूरी प्रकृति ना सिर्फ थल बल्कि जल और वायु से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर एक भी चक्र प्रभावित होता है तो पूरी पृथ्वी उससे प्रभावित होगी। तो इन सब के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि ये सब हम सभी जानते हैं और ये सारी हमारी चिंताओं का विषय है। आगे है पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार। तो देखिए हर एक देश ने अपने नागरिकों को पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार दे रखा है, क्योंकि जब हर एक देश अपने नागरिकों के जीवन की सुरक्षित करने की बात करता है तो बात ये होती है कि सरकार हमारे को सुरक्षा देने के लिए क्या क्या करेगी। क्या वो हमारे को शारीरिक खतरों से बचाएगी? क्या वो हमें चोरी से बचाएगी? क्या वो सेंधमारी से बचाएगी? क्या वो हमें युद्ध से बचाएगी, या फिर हमें नौकरी देगी? ये सारे काम तो सरकारों के हैं ही हैं, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा एक नया काम बन चुका है सरकारों का। क्योंकि अगर आपको सारी सुरक्षा दे दी जाए लेकिन आपको शुद्ध वायु ना मिले सांस लेने के लिए,
तो आप मर ही जाएंगे। तो बाकी सारी सुविधा कैसे आप उपयोग कर पाओगे। तो ऐसे में पर्यावरण सुरक्षा की जो परिभाषा दी जाती है वो ये परिभाषा ये दी जाती है कि पर्यावरण सुरक्षा से अभिप्राय है, इसका उद्देश्य है कि लोगों को प्रकृति के छोटे दीर्घकालीन विध्वंस और प्रकृति के मानव निर्मित खतरों से बचाया जा सके। यानी कि प्रकृति से हमें जितने भी खतरे होते हैं उन खतरों से हमें बचाया जाए, यही पर्यावरण सुरक्षा है। आज विकासशील देशों में स्वच्छ पीने का पानी नहीं है, जो सबसे बड़ा खतरा है। विश्व में तापमान वृद्धि हो रहा है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, बेहतर मनुष्य, उनको अच्छा घर मिले, उनको अच्छा पानी मिले, हवा अच्छी मिले, मिट्टी की आवश्यकता मिले, ये सब स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में आता है। हर एक चीज़ जो मनुष्य के स्वास्थ्य को खतरा पैदा कर सकती है उसे खत्म किया जा सके। एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार हर एक मनुष्य का अधिकार है। तो ऐसे मनुष्य का दायित्व भी है, सरकारों का दायित्व भी है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे, पर्यावरण का संरक्षण करे, उसके सुधारों को सुनिश्चित करे। तो अगर आगे पर्यावरण सुरक्षा से क्या अभिप्राय है तो आप बता दोगे। भारत इसके लिए क्या कर रहा है। तो भारत के संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण सुरक्षा की बात की गई है और समय समय पर भारत की न्यायपालिका भी ऐसे आदेश जारी करती है। जहां आर्टिकल 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है, और अगर जीवन जीने का अधिकार देता है तो उसमें यह अधिकार अपने आप शामिल है स्वच्छ पर्यावरण। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह बात लिखी भी है आर्टिकल 51A में कि प्रत्येक नागरिक वन, झील, नदी और वन्य जीवों को और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेगा, पर्यावरण के प्रति दया भाव रखेगा। क्योंकि जब तक प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी तब तक सरकारें क्या कर सकती हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की भागीदारी के बिना हो ही नहीं सकते। तो अगर आगे पर्यावरण सुरक्षा क्या है और सरकारें इसके लिए क्या कर रही हैं, आई होप सो आप ये कर दोगे। बात यहाँ से शुरू होती है जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और पेपर में आना ही चाहिए कि पेरिस जलवायु समझौता क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो दिसंबर 2015 में पेरिस में 195 से भी अधिक देशों की बैठक होती है और ये सारी जो बैठक हो रही है ये यूएनओ के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC के तहत होती है और यह पर्यावरण पर 21वां सम्मेलन होता है। 2 हफ्ते तक इस पर विचार विमर्श होता है और सब लोग एक सहमति पर पहुंचते हैं। सहमति ये बनती है कि भाई पर्यावरण मानव जाति के लिए खतरा बन चुका है और इसके लिए विश्व कार्यवाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुरंत की तुरंत। और जलवायु परिवर्तन हमारी वजह से हो रहा है, यानी कि मनुष्य की गतिविधियों से प्रेरित हो रहा है। इन 3 बिंदुओं पर सभी देश सहमत हुए। कौन सा बिंदु कि पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है, हमारी गतिविधियों से हो रहा है। और पर्यावरण से बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य की जाति को बचाना जरूरी है और इसके लिए वैश्विक कार्रवाई यानी कि तुरंत ही इंटरनेशनल लेवल पर एक्शन लेना पड़ेगा। पेरिस समझौते में ये बात की गई कि सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन वायुमंडल में इकट्ठी हो रही है और तापमान को बढ़ा रही है। परिणामतः ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। इतनी तेज़ी से अगर गर्मी बढ़ती गई तो समस्या हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा कारण है जो जीवाश्म ईंधन हम जला रहे हैं। वनों को कटाई हो रही है, वनों का क्षरण हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन लगातार बढ़ता जा रहा है और कार्बन अवशोषित नहीं हो पा रहा। बढ़ता तापमान मानव जाति के लिए खतरा है, पर्यावरण के लिए खतरा है, भूमि के लिए भी खतरा है, समुद्र के लिए भी खतरा है। क्योंकि अगर इतनी तेज गति से तापमान बढ़ता ही जाएगा तो पूरे विश्व का मरुस्थलीकरण हो जाएगा, सूखा बढ़ेगा, लू चलेगी, बाढ़ आएगा, जंगल में आग लग जाएगी। आप पिछले 3 साल में घटनाएं देखिए, अमेजोन के जंगलों में, कैलिफोर्निया के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में कितने बड़े पैमाने पर आग लगी, कितने सारे जंगल विध्वंस हो गए, ध्वस्त हो गए, माफ़ कीजिएगा। अगर एक जंगल में आग लगती है और जंगल ध्वस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उसके जीव जंतु भी तो खत्म हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी वहाँ पर कोआला जो पशु की जाति थी वो पूरी खत्म हो गई, लगभग 70% जल के मर गई। तो यहाँ पर पेरिस जलवायु समझौते में सबसे पहली बात की गई क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है हमारे द्वारा जो जनित उत्सर्जन है वो, और बढ़ता हुआ तापमान ना सिर्फ मनुष्य के लिए बल्कि इकोलॉजी के लिए भी क्या है, खतरा। कुछ एग्जाम्पल दिए, अहमदाबाद में मई 2010 में लू की वजह से 1300 लोग मर गए। उच्च तापमान, अधिक धुंध, पराग, वायुजनित एलर्जी आज ये बड़े पैमाने पर समस्या पैदा कर रही हैं। दुनिया भर के 235 मिलियन लोग प्रभावित हैं इससे। गरीब और विकासशील देशों के लिए समस्याएं और भी ज़्यादा हैं। तीसरी बात यह आई कि ग्लोबल वार्मिंग को केवल विश्व की कार्यवाही से ही कम किया जा सकता है। अगर कोई एक देश चाहे ग्लोबल वार्मिंग कम कर देगा तो ये उसके बस की बात नहीं है, अकेला चना यहाँ पर भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो पेरिस जलवायु समझौते में ये कहा गया कि पूरा विश्व मिलकर हर साल 2 डिग्री सेल्सियस इस सदी में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम करेगा। और इसके लिए होगा कि उद्योगों को आप इस प्रकार से लगाओ, किस प्रकार से लगाओ कि वो पर्यावरण के अनुकूल हों, क्योंकि हमें इस सदी में, इस सेंचुरी में 2 डिग्री तापमान कम करना है। तो ये तो प्रमुख बिंदु थे किसके, पेरिस जलवायु समझौते के।
पहला बिंदु क्या था, मानव जनित उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, जो हमारे द्वारा कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है। तापमान पर्यावरण के लिए खतरा है और मनुष्य के लिए भी खतरा है, और इसे केवल विश्व की कार्रवाई से ही कम किया जा सकता है। फिर पेरिस जलवायु समझौते में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब लक्ष्य वही होंगे जो समस्याएं होंगी कि ग्रीन हाउस गैसों को हम कम करेंगे। कितना कम करना है हमें, 2 डिग्री सेल्सियस कम करना है। पूरे विश्व में ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनको कम लाने का प्रयास किया जाएगा, और इसके लिए हर एक देश करेगा, हर एक देश इसके लिए जिम्मेदारी लेगा, हर एक देश इस पर जो साइन करेगा वो ये काम करेगा। यानी कि हर एक देश अपने बजट में कार्बन कटौती का प्रस्ताव रखेगा। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके हम विश्व के तापमान में वृद्धि को सीमित कर सकते हैं। दूसरी बात यह थी कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में कमी लाएंगे और जलवायु लक्ष्यों को पारदर्शी बनाएंगे। तो ये तो बात पता चल गई आपको ग्रीन हाउस गैसों को कम कैसे कर सकते हैं, औद्योगिक जिम्मेदारी लेकर, और टारगेट कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना। इसके लिए सभी कंपनियां कार्बन कटौती के लक्ष्य रखेंगी। भारत इस और सबसे आगे चल रहा है। ये माना जा रहा है कि भारत ना 2030 तक लगभग 35% कार्बन कम कर देगा, और भारत सच में इस और आगे बढ़ चुका है। दूसरी बात आती है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जवाबदेहिता होनी चाहिए। तो पेरिस समझौते में ये कहा गया कि हर 5 साल बाद हम इस चीज़ की जांच करेंगे कि पूरा विश्व पेरिस जलवायु समझौते के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ हम इस चीज़ की भी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कि कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। छोटे छोटे देशों को, जो देश अपने आप जलवायु की समस्या को हल नहीं कर सकते, उनको कितना बजट दिया जाए, किस देश की कितनी क्षमता है, एमएनसी कंपनी इसके लिए काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। ये चीज़ें हम हर 5 साल में देखेंगे। ये यहाँ पर था। तीसरी बात ये थी कि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पूरा विश्व एक हो, बड़े बड़े देश एक हों, तालमेल बैठाएं, समर्थन जुटाएं, क्योंकि छोटे छोटे देश के पास इतना बजट नहीं है कि वो अपने पर्यावरण को बचा सकें, और उन्हें विकास भी करना है। तो पेरिस समझौते में विकसित और अन्य देशों के लिए ये योजना शामिल की गई कि जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के प्रयासों में हम छोटे छोटे देशों की मदद करेंगे। बताया जाता है कि 2020 तक $100 अरब प्रति वर्ष छोटे छोटे देशों के लिए वित्त टारगेट किया गया। कितना पैसा हम छोटे छोटे देशों को देंगे ताकि पर्यावरण के प्रति क्या हो, बचाव दिया सके। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता हमें दिख रही है कुछ भी। तापमान तो पहले की अपेक्षा बढ़ता ही जा रहा है, चाहे आप कितना पैसा खर्च कर लो। आगे बात आ रही है पेरिस जलवायु समझौते की कार्यप्रणाली क्या है। तो पेरिस जलवायु समझौते की कार्यप्रणाली ये है। शुरुआत में इसमें 55 देश शामिल थे। समय के साथ साथ इसमें देश बढ़ते गए। यह समझौता 5 अक्टूबर 2016 को हुआ था और 30 दिन बाद 4 नवंबर 2016 को ये लागू हुआ। वर्तमान में 197 देश इसमें शामिल हैं और हर एक देश अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। आज जो देश इसमें शामिल नहीं हैं, जो बड़े देश हैं, वो रूस, तुर्की और ईरान अभी भी पेरिस जलवायु समझौते में शामिल नहीं हैं। टारगेट क्या है? टारगेट यही है कि लगभग 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान को हमें सीमित रखना है। भविष्य में तापमान 2.7 से 3.7 डिग्री सेल्सियस के बीच में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसे में हमें वहाँ तक इसे पहुँचने नहीं देना है और 2 डिग्री से ही कम में रखना है। यानी कि 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है, लेकिन हमें इसे 2 डिग्री पर ही लाना है। लेकिन फिर भी विश्व में इस चीज़ पर बहस चलती रहती है। कई बार कुछ देश में शामिल होते हैं और कुछ देश से अलग हो जाते हैं। जैसे कि सन 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भाई अगर मैं चुनाव में जीतता हूँ तो मैं पेरिस समझौते को से बाहर आ जाऊँगा। क्योंकि पेरिस समझौते में ये भी था कि अगर कोई देश इससे बाहर आएगा तो वो जब इसकी घोषणा करेगा तो उसके 3 साल बाद ही इसमें से हट सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि पेरिस जलवायु जो समझौता ना, ये बेमतलब की बातें हैं, ये सिर्फ पैसा खर्च करने की बातें हैं, वास्तव में काम वाम कर नहीं रहे हैं, ये एक झूठी और कोरी कल्पना है, पर्यावरण बचाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं इस संगठन में नहीं रहना चाहता। और जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो उन्होंने इससे अलग होने की घोषणा भी कर दी। लेकिन अगले राष्ट्रपति जब जो बाइडेन आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इसमें शामिल होंगे। तो इस प्रकार की जो दो तरफा राजनीति विश्व में चलती है ना, इसकी वजह से समस्या हमेशा बनी रहती हैं। आगे वैश्विक राजनीति और जलवायु परिवर्तन की कूटनीति की बात की गई है और इसमें भी वही बात की है जो हमने पहले से पढ़ लिया है। हालांकि इसमें सबसे पहले 2 चीज़ों की बात की जाएगी, जिसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु समझौते में क्या अंतर है। तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस जलवायु समझौते में जो अंतर है वो अंतर ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल पर अगर कोई देश, देखिए यहाँ से यहाँ तक वही बातें हैं कि 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ, 1997 में जापान के क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ, ये बात हमने चैप्टर की शुरुआत में कर ली है। तो यहाँ पर बस मुझे 2 पॉइंट समझाने की जरूरत है कि क्योटो प्रोटोकॉल विकसित देशों के लिए है और जो भी देश इस पर साइन करेगा उसके लिए बाध्यकारी है, यानी कि उसे वो रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे।
लेकिन जब हम बात करते हैं पेरिस समझौते की, तो ये सभी देशों के लिए और ये लचीला है। देश मर्जी है इसके समझौते को माने और देश मर्जी इसके समझौते को ना माने। यानी क्योटो प्रोटोकॉल पर अगर आप हस्ताक्षर करते हो तो ये बाध्यकारी है कानूनी रूप से। अगर आप इसका पालन नहीं करोगे तो दंड मिलेगा आपको, आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन पेरिस समझौते को आप फॉलो करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पेरिस समझौता लचीला है और क्योटो प्रोटोकॉल कठोर है। तो अगर क्वेश्चन आया पेरिस जलवायु समझौता क्या है, इसके लक्ष्य क्या हैं, तो आई होप से इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आगे चैप्टर में बात ये हुई है कि भारत पेरिस जलवायु समझौते से संबंधित क्या काम कर रहा है। तो देखिए भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने अपने लिए 3 लक्ष्य निर्धारित किए हैं पेरिस जलवायु समझौते से। पहला लक्ष्य ये निर्धारित करा है कि वो अपनी जीडीपी को ऐसे आगे बढ़ाएगा कि 2030 तक 33 से 35% वो कार्बन को कम उत्सर्जित करेगा। इसके अलावा भारत अपनी जो बिजली है यानी कि ऊर्जा है वो 40% ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधनों से लाएगा, यानी कि सोलर पैनल का यूज़ करेगा, बायोगैस का यूज़ करेगा, यानी कोयले से जो प्राप्त बिजली है और पानी से जो प्राप्त बिजली है उसे कम करेगा। कितना? 40%। और हाँ, यानी कि 40% टोटल जो बिजली यूज़ हो रही है उसमें से 40% गैर जीवाश्म ईंधनों से आएगी, सोलर पैनल से आएगी, बायोगैस से आएगी, या फिर जो भी ये अपने तरीके से कार्य करेगा। इसके अलावा 2030 तक हम 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन खत्म करने के लिए इतने सारे पेड़ लगाएंगे, इतने पेड़ लगाएंगे कि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन कम हो। ये हमारे 3 लक्ष्य हैं और ये माना जा रहा है कि 2 लक्ष्य तो भारत के समय से पहले ही पूरे होने वाले हैं। कह रहा है दिसंबर 2018 में UNFCCC की जो रिपोर्ट आई, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि भारत 2030 से पहले ही बिजली वाला जो इसका लक्ष्य है वो इसे पूरा कर लेगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत की जीडीपी बहुत तेज गति से बढ़ रही है और इसके साथ साथ वो पर्यावरण के हिसाब से काम कर रहा है। मार्च 2018 में ये बताया गया कि 35% जो हमारी एनर्जी है वो अक्षय ऊर्जा, पनबिजली और परमाणु जैसे गैर जीवाश्म ईंधनों से आ रही है। इसके अलावा भारत नवीकरणीय क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देखिए ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा वो है जो पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से, और अनवीकरणीय जैसे कोयला जल रहा है तो पर्यावरण को प्रदूषित भी कर रहा है। तो अक्षय ऊर्जा पर भारत की आक्रामक नीति है। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए भारत प्रोत्साहित कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन फिर भी भारत में सबसे बड़ी समस्या वो है वायु प्रदूषण। माना जा रहा है लगभग 2017 के आंकड़ों के हिसाब से 1.24 मिलियन लोग वायु प्रदूषण से मर गए। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वायु प्रदूषण वाले राज्य हैं, शहर हैं, वो 12 में से 11 भारत में हैं। आज भी भारत में 30 मिलियन से अधिक घरों में बिजली नहीं है। अंत में भारत में सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है और इसके लिए भारत सोलर प्लांट लगा भी रहा है। 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा, 15 गीगावाट बायो ऊर्जा और छोटे पनबिजली संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे 3,30,000 नई नौकरियां उत्पन्न होंगी। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2014 से 2018 तक 8 गुना बढ़ी है। तो किस प्रकार से भारत पेरिस समझौते के हिसाब से काम कर रहा है और फिर भी भारत के सामने कुछ जो समस्याएं उन्हें कैसे वो दूर कर रहा है, यहाँ पर ये बताया गया है। यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि भारत की जलवायु प्रतिबद्धता के बारे में बताइए। आगे चैप्टर में एक सारांश दिया गया है। इस चैप्टर में इतना ही, अगले चैप्टर में मिलते हैं आपसे। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।